जेल में रोज रात को मुजरिम औरतों को देसी घी क्यों दिया जाता है? राज जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर वहां रोज रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? ये एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जेल का एक खौफनाक वाकया। मेरा नाम कोमल है। ये रात एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2 से 3 दिन रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं घबरा कर उठी और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आया होगा। मैं पहले तो डर गई कि रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे मदद की बहुत जरूरत है, मैं जख्मी हूँ, प्लीज दरवाजा खोलें। वैसे भी शहर के हालात बहुत खराब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाजा खोलूं या नहीं खोलूं। एक बार फिर से एक औरत की आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए वरना वो मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाजा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वो लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उस वक्त उजड़े हुए हालातों में बेचारी बहुत परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता इसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के हारन बजने लगे। मैंने चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वो कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस वाले मेरे पीछे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई, मुझे बहुत डर लगा। मैंने सोचा मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ जेल जाऊंगी। हारन की आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो खुद ही घर के अंदर भागकर चली गई। मुझे होश आया तो मैं उसके पीछे भागी। वो कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी, मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहां मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों है? वो कहने लगी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता अभी मुझे छुपा दो कहीं भी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और ना ही पहुँचाऊंगी, मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ कि एक खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी है तो वो खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वो कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहां भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढ निकालेगी, इसलिए जान बचाने का एक हल यही है कि तुम इस पानी वाली टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था, लेकिन मेरी राय पर उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में उसे कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कहेगी कि इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले ही पल वो ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं वहां से टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली गई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाजा खोलते ही अंदर घुसते चले आए। वो मेरे घर की तलाशी लेने लगे। पहला पुलिस वाला मुझसे सवाल पूछने लगा कि तुमने किसी को देखा तो नहीं या किसी को अपने घर में जगह दी हो, और मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसको तलाश कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर आ गए तो मेरे पसीने छूटने लगे। मेरी सांस रुकने लगी कि कहीं उनको पता ना चल जाए कि वो औरत कहाँ है, मगर इतना मुझे यकीन था कि उनका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ।
वो खाली हाथ नीचे चले आए। पहले वाला कहने लगा, वो इस घर में नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त वो सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने सुकून और चैन की सांस ली। उनकी आपस की बातों से पता चला कि वो जेल से उस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट बाद मैं जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर से निकाला। ठंडे पानी की वजह से वो थर थर कांप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और वहां नहीं जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बिठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ा होश आया। मेरे कपड़े बदलकर वो रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा अब मैं उसके लिए कुछ खाने पीने को भी ले आती हूँ। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। न जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वो एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालत में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और क्या ये क्या कह रहे हैं कि दुबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, मैं दुबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहां की जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? ये सुनकर कि वो दुबई जेल की जेलर है मेरे तो होश उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, अगर आप जेलर हो तो ऐसे मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हो? तो वो कहने लगी कि बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है, अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी। क्योंकि मैं ये सब आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी दुबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के क्या हालात हैं। वो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक है तो ठीक है, तो फिर सुनो। मेरा नाम इज़ा है और मैं एक बहुत अच्छे और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पापा जी दुबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पापा जी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफादार रहना चाहिए, चाहे काम कितना ही मामूली क्यों ना हो और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पापा जी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी जिंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपए की भी रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पापा के साथ रहने वाले दोस्तों ने भी अपने घर पक्के करवा लिए थे। पापा के साथ रहने वाले दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए और अच्छी जिंदगी गुजारने लगे थे, मगर हमारा गुजारा गरीबी की वजह से मुश्किल से ही हो रहा था। मैं पापा जी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं भी उनसे कहती थी कि पापा जी आप अपने साथ के लोगों को ही देख लें, उन्होंने किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब तरह के ऐशो आराम है, उन लोगों के घर रोजाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहे हैं। और हम लोग तो ईद पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाते, हमें तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है। इनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोग तो सरकारी स्कूल में जाते हैं, बाद में हमें नौकरी भी वैसे ही मिलेगी, कोई भी छोटी सी। पापा जी हंसकर कहते, बेटा तू फिक्र ना कर, तेरे नसीब में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैंने मजाक मजाक में पूछा, क्यों पापा जी, क्या मैं दुबई जेल की जेलर बनूंगी? पापा जी कहते हैं, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, तू अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास कर लेगी तो तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी। और मैं हंसकर कहती, पापा जी आप भी किस जमाने में जी रहे हैं, मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात हैं ही नहीं। पापा जी ने गुस्से से कहा, ना रिश्वत और ना ही सिफारिश, कभी भी जिंदगी में इन दोनों चीजों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पापा जी का तो ये हाल था कि वो ईमानदारी और फर्ज पर अपनी जान दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाने लग गई और बड़ा भाई पापा जी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी दुबई जेल का जेलर ही बनना है और उसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी थी और टेस्ट भी दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी गिनती भी सुनी जाएगी और ऐसा ही हुआ, मैं दुबई की जेलर सिलेक्ट हो गई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे, मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे जिंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो।
میرا خواب سچ ہو گیا تھا۔ پاپا جی نے اس موقع پر صرف یہی کہا تھا کہ جیل میں الگ الگ طریقے کی پریشانیاں تمہارے سامنے آئیں گی، بس خیال رکھنا، ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ میں دبئی جیل میں ایک بڑی جیلر تھی اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر قید تھی۔ شروع کے دن تھے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، جیسے میرے پاس ایک پاور تھی۔ میں وہاں سیلیوٹ کرتی تو میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ عزا یہاں تک کی کہانی سنا کر چپ ہو گئی۔ یوں یہاں تک کی کہانی سنا کر رک جانا بے چین کر گیا۔ میں ان کی کہانی میں یوں کھو گئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ سب میرے سامنے ہو رہا ہو۔ میں نے بے چینی سے کہا، عزا پھر کیا ہوا؟ آگے بتائیے نا۔ وہ سانس لے کر دوبارہ سے شروع ہو گئی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہاں عورتوں کو ان کے جرم کے مطابق قید کیا گیا تھا۔ روز سویرے 6 بجے جیل کے دروازے کھول دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد عورتیں ناشتہ کرتی اور اس کے بعد ان سے کام شروع کروا دیا جاتا تھا۔ کچھ عورتیں چکی پیستی تھی، کچھ سلائی کرتی تھی اور جو نوجوان لڑکیاں تھیں ان کو پڑھایا لکھایا جاتا تھا تاکہ وہ وہاں سے نکلنے کے بعد کچھ بن کر نکلیں۔ شام کو سورج ڈوبتا اور جب رات ہونے کو آتی ان کو کھانا دیا جاتا اور ان کو واپس جیل میں بھیج دیا جاتا۔ شروع کے دنوں میں اتنا اندازہ نہیں ہوا کہ یہاں کس کس کے گروپ بنے ہوئے ہیں، مگر آہستہ آہستہ مجھے پتہ لگ گیا کہ کس عورت نے کس کے ساتھ اور کیوں دوستی کر رکھی ہے۔ جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک جیل اس سے کہیں بڑھ کر خوفناک ہوتی ہے۔ عورتیں جو بہت خطرناک جرم کے نتیجے میں پکڑی گئی تھی ان کو الگ الگ سیل میں رکھا جاتا تھا۔ مجھے اپنا کام کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ لگتا تھا جیسے ان لوگوں کو تو پہلے سے ہی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، مگر میں تو روزانہ پاپا جی سے ایمانداری کا پاٹھ پڑھ کر آتی تھی۔ اس لیے نہ صرف میں خود کام کرتی بلکہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی دوڑایا کرتی تھی۔ میں اپنی نرم دلی کی وجہ سے عورتوں میں بہت مشہور ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کی سبھی عورتیں مجھے بہت پسند کرنے لگیں اور مجھ سے بہت خوش رہنے لگیں۔ عورتیں بتاتی تھیں کہ مجھ سے پہلے جو جیلر تھی وہ کام دھام تو کچھ نہیں کرتی تھی، بس روب جھاڑتی رہتی تھی اور بغیر کسی وجہ کے جس کو مرضی مارتی پیٹتی تھی۔ میں نے سبھی پولیساریوں کو کہہ دیا تھا کہ کسی بھی عورت پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کسی نے بھی ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک دن میں راؤنڈ پر گئی تو ایک عورت نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ لیڈی کانسٹیبل نے آج کسی وجہ کے بغیر تھپڑ مارا ہے۔ مجھے سن کر بہت غصہ آیا کہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھانا اسے کس نے سکھا دیا۔ میں نے اسے 1 ہفتے کے لیے سرنڈر کروا دیا۔ میری وجہ سے جیل کا ماحول اچھا ہونے لگا تھا۔ میں نے عورتوں کو الگ طریقے سے روزگار سکھانے شروع کر دیے تھے۔ میری ڈیوٹی سے وہاں کے لوگ بہت خوش تھے اور مجھے پہلے ہی سال سے اچھے کام کی وجہ سے میڈل سے نوازا گیا۔ وہاں میرے کام کو خوب سراہا گیا، خوب ساری تعریفیں ہوئی۔ اسی دوران میرے ایک افسر منظور کا رشتہ آیا جسے میرے گھر والوں نے میرے لیے چنا اور میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر بالکل ویسے ہی خیالات کے تھے جیسے میرے پاپا جی تھے، اس لیے میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ ڈیوٹی اور گھر بہت اچھے سے چل رہا تھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، مگر کہتے ہیں نا، آزمائش انسان پر اسی وقت آتی ہے جب وہ زیادہ ہی اپنی زندگی میں کھو جائے۔ میری قسمت کو بھی میرا سکون اچھا نہیں لگا۔ انہی دنوں جیل کے باہر سے دیسی گھی کے بھرے ہوئے ڈبے اندر جانے لگے۔ شروع میں تو میں نے دھیان نہیں دیا کہ رشتہ دار اکثر اس قسم کی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں، مگر جب لگاتار اسی طرح روزانہ دیسی گھی کے ڈبے جیل میں آنے لگے تو میں چونک گئی۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل اور دماغ کہہ رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ روز دیسی گھی کے ڈبے کس کے پاس جاتے ہیں، کون منگواتا ہے۔ ایک اچھا جیلر وہ ہوتا ہے جس نے قیدیوں میں سے ہی اپنے جاسوس بنائے ہوں تاکہ ان کو پل پل کی خبریں ملتی رہیں۔ میں نے بھی اسی عورت کو اپنے لیے جاسوسی کرنے کو کہا تھا جس کے لیے میں نے لیڈی کانسٹیبل کو 1 ہفتے کے لیے سرنڈر کیا تھا۔ میرے اس انداز سے وہ میری وفادار ہو گئی تھی اور میرے کہنے پر مجھے خبریں دیتی رہتی تھی کہ جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک دن میں نے سارے گھی کے ڈبے کھلوائے اور اچھے سے ڈبوں کی تلاشی لی۔ ان ڈبوں میں دیسی گھی ہی تھا۔ میں نے اس عورت کو بلوایا جو مجھے ساری خبریں دیتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے اندر معلوم کر کے بتاؤ دیسی گھی کے ڈبے آخر کس لیے آتے ہیں اور کون انہیں استعمال کرتا ہے اور کیوں؟ مجھے 2 دنوں کے اندر ساری رپورٹس بنا کر دو۔
मेरी ड्यूटी ज्यादातर दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी। इसलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में टोकते हुए पूछा, इज़्ज़ा क्या आपको देसी घी के डब्बे की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर जेलर इज़्ज़ा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोजाना ही कई डब्बे देसी घी के जेल के अंदर जाते थे और मेरी नजरों में ये नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाज बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नजरों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज लफ्जों में आकर जो खबर सुनाई वो सुनकर ही मैं दंग रह गई। उसने कहा कि देसी घी रोज रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर सारा स्टाफ इस बात को जानता है। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों औरतों को दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपनी जासूस से कहा, मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोजाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं। जासूस ने जिनके नाम बताए उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई। वो औरतें पहले तो इतनी सेहतमंद नहीं थी, दुबली पतली सी थी, मगर अब देखा तो काफी सेहतमंद लग रही थी। जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, इज़्ज़ा जी, ये सारा कमाल उसी देसी घी का है। ये इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नजरअंदाज कर दूं। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली बनकर टूटी थी। मैंने दिन के वक्त घर में अपनी नींद पूरी कर ली ताकि वहां रात को जाग सकूं। रात के 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी छुपे कहीं जा रही है। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसका पीछा करने लगी कि वो कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसने मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वो कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहली चौंका देने वाली बात तो ये थी कि रात के उस वक्त देसी घी खाने की क्या जरूरत थी, और जबरदस्त बात ये कि जेल के आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या तुक बनती है। मैंने 2-3 दिन यही रूटीन देखी, लेकिन उसके अलावा कोई और जबरदस्त बात मेरी गिरफ्त में ना आ सकी। मैं कुछ भी पूछकर उनको शक करने का मौका नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी कि कभी तो मौका आएगा कि कोई और सबूत मिलेंगे, और सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। उस दिन रात के 11 बज रहे थे। मैंने अपना सर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे ऑफिस में कोई आया। आहट से मैंने पहचान लिया कि लेडी कांस्टेबल है। वो मुझे सोता देखकर बाहर चली गई। वो किसी से कहने लगी, लगता है जो नींद की दवा मैडम को दी है उसने असर कर दिखाया। इज़्ज़ा सो रही हैं, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए इन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वो दोनों वहां से चली गई। मैंने हैरत से सोचा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है जेल में जिसकी मुझे खबर ही नहीं, और मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ क्या हो रहा है। उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि जो भी हो रहा है उसी अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं कि ऐसा क्या हो रहा है। वहां पर उठते ही मेरा सर चकराने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई थी उसने असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं पर सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि मैं कहां पर हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसलिए घर चली गई। घर जाने से पहले उन औरतों की जेल की तरफ आई ताकि कोई बात उनके बारे में पता कर सकूं, मगर वहां पर सब ठीक लगा तो मैं वापस घर आ गई। घर आकर मैं सोचती रही उस कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिससे वो बात कर रही थी। उसके बाद मैं रात को दोबारा ड्यूटी पर गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने वो नहीं पीनी। मैंने पास के ही वॉश बेसिन में बहा दी और खाली कप रखकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो कप लेने आए तो मुझे सोता देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइट बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहां पर अंधेरे कमरे में वो औरतें रहती थी जो रोज देसी घी खाती थी, लेकिन आज वहां उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी। मैं एकदम उन पर चिल्लाई और मैंने चेक करके कहा, ये सब क्या हो रहा है। जो नजारा मेरे सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर
मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। वो औरतें सुरंग खोद रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। न जाने कितने हफ्तों से या महीनों से काम किए जा रही थी। वो औरतें कत्ल के जुर्म में जेल में लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र भर की कैद की सजा सुनाई गई थी। वो दोनों यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी और उस काम में मेरा पूरा अमला भी शामिल था। लेडी कांस्टेबल का यूं मुझे सामने देखकर सांस रुक गया। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, जिसकी टॉर्च ऑन करके वो उसके सर पर खड़ी थी। वो सुरंग खोदती ही थी, इसलिए देसी घी खाती थी, क्योंकि सुरंग खोदना आसान काम नहीं होता। उसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वो देसी घी खाकर रोजाना के 3-4 घंटे सुरंग खोदने में लगा देती थी। वहां खड़े खड़े ही सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडी कांस्टेबल को पूछा, और कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था। वो कौन है? वो बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं हाई कमीशन से बात करती हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। कहने लगी, प्लीज किसी को फोन मत कीजिएगा। अभी मैंने फोन उठाया ही था कि मेरे सर पर किसी ने बहुत जोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। होश में आई तो मैंने देखा मैं खुद भी जेल के एक कमरे में कैद थी। मुझे याद आया कि मैं फोन करके जानकारी देने वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया। वो लेडी कांस्टेबल के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। उसी ने अपना राज खुल जाने के डर से मुझ पर वार किया होगा। मैं होश में आई तो देखा कि वो अकेली नहीं थी। जो साथी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी, वो साथी उस वक्त उसके साथ मौजूद थी। लेकिन उसकी साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया कि वो नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था जैसे वो एक लापरवाह लड़की है, मगर वो इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देगी। फिर उन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी। उन दोनों की मदद से वो कैदी औरतें सुरंग खोद रही थी और इस मदद के बदले वहां की कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए। पैसों की लालच में आकर उसे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला इससे भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। जो देसी घी जेल के अंदर चेक होकर आता था, उस देसी घी में खालिस स्टेरॉइड शामिल किए जाते थे, जिसके रोजाना इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती है। देसी घी चोरी चोरी अंदर ही अंदर बेचा जाता था। ये कोई मामूली देसी घी नहीं था। ये सारा काम रात के वक्त उस जेलर की मौजूदगी में निहायत चोरी चुपके से होता था। उस जेलर ने ये सारी बात मुझे खुद अपने मुंह से बताई। उसने अपने सारे जुर्म मेरे सामने कबूल किए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसने मुझे मेरे ही जिस दफ्तर में कैद किया है, वहां तो मैंने पहले से ही एक कैमरा लगा कर रखा हुआ था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी से उसका जुर्म कबूल करवाना होता था तो मैं उसको उसी कमरे में ले जाती थी और उसका बयान उसी कमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता था। उसने मेरी तरफ से कोर्ट को ऑफिशियल तौर पर छुट्टी का खत पोस्ट कर दिया, ताकि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को खटके नहीं। उसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को भेज दी, जिसमें मुझ पर संगीन इल्जाम लगाए गए थे और उनका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही वो मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई तो मैं उस पर काबू पाकर वहां से फरार हो गई और तब से वो मेरे पीछे लगी हैं ताकि मुझे पकड़ सकें। ये थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने सारी बातें सुनकर भी हिचकिचाते हुए इज़्ज़ा से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी? जेलर इज़्ज़ा कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह वो खुफिया कैमरे अपने कब्जे में करना है। इसी में सारी बातचीत रिकॉर्ड है। मगर यही मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा वहां जाना तो खतरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उस कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इज़्ज़ा मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। मैंने अप्लाई कर रखा है और अब टेस्ट देने जाना है। अगर तो मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित कर दूंगी। मैंने जेलर इज़्ज़ा को कहा कि मेरे सब घर वाले दूसरे शहर शादी में गए हुए हैं, आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकती हैं। मगर अगले ही दिन उसने अपने शोहर को फोन किया और उसके साथ चली गई। मुझे ये सारी कहानी जानकर उस बेचारी के लिए बहुत दुख हुआ था।
عزا ایک ایماندار جیلر تھی۔ میں نے اگلے دن پیپر دیا اور گزارش کرنے لگی کہ میں جیلر کے طور پر اپوائنٹ ہو جاؤں۔ میرا مقصد عزا کی بے گناہی ثابت کرنا تھا اور اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ میں دبئی جیل کے اندر جاتی، اور یہ صرف جیلر کی حیثیت سے ہی ممکن تھا، جو کہ شاید میں ہی کر سکتی تھی۔ میری دعا رنگ لائی، مجھے سلیکٹ کر لیا گیا۔ انٹرویو کی ساری تیاری مجھے عزا نے ہی کروا دی تھی، جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میں نے وہاں جاتے ہی پہلے دن دیکھ لیا تھا کہ وہ کون سی عورتیں تھیں جو سرنگ کھودتی تھیں اور دیسی گھی ہضم کرتی تھیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ان کا کام ابھی بھی جاری تھا۔ میں نے چپ کر کے بڑے اداکاریوں کو لیٹر لکھ کر یہ بتایا کہ جیل میں سرنگ کھودی جا رہی ہے اور اس کی ذمہ دار رات کی ڈیوٹی والی جیلر اور لیڈیز کانسٹیبل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وہ کیمرے بھی ثبوت کے طور پر ساتھ ہی بھجوا دیا، جو مجھے ٹھیک اسی جگہ ملا تھا جس کا مجھے عزا نے بتایا تھا۔ ٹھیک رات 11 بجے جیل کے سیل میں چھاپا پڑ گیا جہاں سرنگ کھودی جا رہی تھی، اور ان عورتوں کو سرنگ کھودتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ لیڈیز کانسٹیبل اور نائٹ ڈیوٹی والی جیلر کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو کڑی سے کڑی سزا سنائی گئی۔ یہ سب میں نے اپنی ڈیوٹی کے دوسرے دن ہی کیا تھا، کیونکہ میرا ارادہ ہی یہی تھا کہ سچ سامنے لایا جائے۔ جیلر عزا کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے اس کی پوسٹ دوبارہ سے دے دی گئی۔ دبئی جیل کی نائٹ ڈیوٹی اور جیلر کی پوسٹ عزا کو دے دی گئی اور دن کی ڈیوٹی مجھے دے دی گئی۔ جیلر عزا نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور اس نے کہا کہ تمہارا بہت احسان ہے کہ تم نے میری مدد کی، اور اب میری جیلر عزا کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں نے پہلے کی طرح مل کر جیل کا ماحول بہت اچھا کر دیا اور سب کچھ پہلے کی طرح اچھا ہونے لگا تھا۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔